स्वागत है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया का जो पहला पहला न्यूज़पेपर था, जो 1780 में शुरू हुआ, उसको गवर्नमेंट की ऐसी-तैसी करने की वजह से सिर्फ 2 साल में बंद करवा दिया गया। हाँ, ये कहानी है जेम्स ऑगस्टस हिकी और उनके न्यूज़पेपर द बंगाल गazette की। इसने कहते हैं ना ब्रिटिश ऑफिशियल्स की नींद उड़ा दी थी। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्टोरी ऑफ करेज है, जहां से इंडिया में प्रेस की आज़ादी के लिए एक लंबी, बहुत लंबी फाइट की शुरुआत हुई। सही बात है। तो इससे पहले कि हम इस इंटरेस्टिंग कहानी की लेयर्स को ओपन करें, दोस्तों एक छोटा सा काम करें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आप हमारे साथ नॉलेज के सफर में हमेशा जुड़े रहें। कूल ना? चलिए, तो आज की हमारी जो चर्चा है वो इंडियन प्रेस के एवोल्यूशन पर फोकस्ड होगी। हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज में प्रेस पर कंट्रोल करने की कोशिशें हुई। और कैसे नेशनलिस्ट्स ने इसे अपनी आवाज बना लिया। एग्जैक्टली। हम 1799 के सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट से शुरू करेंगे, फिर मेटकैफ के लिबरल फेज को समझेंगे, 1857 के रिवोल्ट के इम्पैक्ट को देखेंगे और फिर वर्निकुलर प्रेस एक्ट जैसे कठोर स्ट्रिक्ट लॉज की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, हम तिलक जैसे हीरोज के स्ट्रगल को भी जानेंगे और देखेंगे कि ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कैसे चला। तो चलिए इस कहानी को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू इंडियन प्रेस। इसकी ब्रॉड माइक्रो थीम है भारत में अखबारों की शुरुआत। तो ये सेक्शन है इंडिया के पहले न्यूज़पेपर के एस्टैब्लिशमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के इमीडिएट रिएक्शन के बारे में। इसी ने फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स की नींव रखी। हाँ, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो जबरदस्त है। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में द बंगाल गazette और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर शुरू किया। और ये पेपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इतना क्रिटिसाइज करता था कि 1782 में इसे सीज कर लिया गया। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा रिस्क उठाया होगा। बिल्कुल। अब इसकी थोड़ी डिटेल चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही करेजियस इंसान हिक्की से, जो इंडिया में जर्नलिज्म का चेहरा बन गया। बैकग्राउंड क्या था इसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो इतने वरीड क्यों थे? उन्हें डर था कि द बंगाल गazette, द बंगाल जर्नल, द मद्रास कोरियर जैसे न्यूज़पेपर्स उनकी धांधली, उनके गलत कामों को लंदन तक पहुंचा देंगे। अच्छा, बेसिकली द सीक्रेट्स कुड बी एक्सपोज्ड। एग्जैक्टली। अब इसका कोर लॉजिक समझो। हिक्की के न्यूज़पेपर के बाद कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में कई और पब्लिकेशन सामने आए। ये सिर्फ न्यूज़पेपर्स नहीं थे, बल्कि वो पावर पर एक नजर रखने वाले मीडियम बन रहे थे। सही। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इस घटना ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील कराया कि प्रेस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है, और यहीं से सेंसरशिप और रिस्ट्रिक्शंस का एक लंबा दौर शुरू हुआ। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि इंडियन प्रेस का जन्म ही कॉन्फ्लिक्ट के साथ हुआ था, जिसने फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल की डिबेट को जन्म दिया। परफेक्ट समरी। अच्छा, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। तो इंडिया के पहले न्यूज़पेपर का नाम और फाउंडर कौन थे? इसे याद रखने का कोई फन तरीका? बिल्कुल। न्यूज़पेपर था द बंगाल गazette और फाउंडर थे जेम्स ऑगस्टस हिकी। मेमोरी हैक ये है, याद रखें, हिकी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ऐसी हिकअप दी जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, दैट्स कूल। अच्छा, कंपनी के अफसर आखिर में डर किस बात से रहे थे? उन्हें अपनी मिसडीड्स यानी करतूतों के एक्सपोज होने का डर था। वो नहीं चाहते थे कि लंदन में बैठे उनके बॉसेस को पता चले कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और न्यूज़पेपर शुरू होने के ठीक कितने साल बाद उसे सीज कर लिया गया? सिर्फ 2 साल। सोचो, 1780 में शुरू हुआ और 1782 में जब्त। इट वॉज दैट क्विक। वाओ। क्या हिकी के न्यूज़पेपर के अलावा उस दौर के कुछ और नेम्स बता सकते हैं? हाँ, जरूर। याद रखना, द बंगाल जर्नल, द कैलकाटा क्रॉनिकल, द मद्रास कुरियर और द बॉम्बे हेरल्ड भी काफी इंपॉर्टेंट थे। और ये शुरुआती न्यूज़पेपर्स मेनली किन शहरों से निकलते थे? मेन सेंटर्स थे कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, ब्रिटिश पावर के 3 बड़े गढ़। गॉट इट। अब प्रैक्टिस क्यू। दोस्तों, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग भारत का पहला अखबार द बंगाल गazette 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा शुरू किया गया था। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडियन प्रेस की शुरुआत ही गवर्नमेंट के साथ एक करेजियस टकराव के साथ हुई। तो हिक्की के इस दुस्साहस ने, इस हिम्मत ने अंग्रेजों को चौंकाना कर दिया। और जब कोई पावर डरती है तो वो क्या करती है? वो कंट्रोल करती है। एग्जैक्टली। और इसी डर का नतीजा था हमारा अगला टॉपिक। टॉपिक 2, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। और इसकी ब्रॉड माइक्रो थीम है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि ये लॉर्ड वेल्सली द्वारा इंप्लीमेंट किया गया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ था, जिसने इंडिया में पहली बार प्री सेंसरशिप की शुरुआत की। प्री सेंसरशिप मतलब कुछ भी प्रिंट करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। सही। इसका रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, आप एक जर्नलिस्ट हो और आपको हर खबर छापने से पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर को दिखानी पड़ती है। अगर उससे खबर पसंद नहीं आई तो वो छपेगी ही नहीं। ये उस टाइम की रियलिटी थी। ओह माय गॉड, दैट्स इंटेंस। चलिए इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ये है कि ये लॉ एक्सटर्नल थ्रेट की आड़ में इंटरनल आवाजों को दबाने का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। बैकग्राउंड, किस एक्सटर्नल थ्रेट की बात हो रही है? अंग्रेजों को इंडिया पर फ्रेंच इन्वेजन का डर था, तो लॉर्ड वेल्सली ने इसी डर को बेस बनाकर कहा कि देश की सिक्योरिटी के लिए प्रेस पर वॉर टाइम जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है। समझा। और इसका कोर लॉजिक? इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था प्री सेंसरशिप। हर न्यूज़पेपर, हर जर्नल को छपने से पहले गवर्नमेंट स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता था। ये आइडियाज पर डायरेक्ट कंट्रोल था। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या पड़ा?
इसने कुछ टाइम के लिए प्रेस की आजादी को पूरी तरह खत्म कर दिया। हालांकि बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे प्रोग्रेसिव गवर्नर जनरल ने 1818 में प्री सेंसरशिप को हटा दिया, जिससे थोड़ी राहत मिली। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रेस की फ्रीडम अक्सर गवर्नर जनरल के पर्सनल व्यूज पर डिपेंड करती थी, कभी सख्ती, कभी नरमी। एकदम सही। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। 1799 का सेंसरशिप एक्ट किसने लागू किया और इसका मेन कारण क्या था? इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने इम्प्लीमेंट किया। रीजन था फ्रेंच इन्वेजन का डर। मेमोरी हैक, वेल्सली एक वेल यानी कुआं खोदना चाहते थे ताकि कोई भी रेबेलियस आवाज बाहर ना आ सके। नाइस वन। इस एक्ट की सबसे कठोर, सबसे स्ट्रिक्ट चीज क्या थी? प्री सेंसरशिप यानी पब्लिकेशन से पहले ही सेंसरशिप। ये तो मतलब विचारों को जन्म लेने से पहले ही मार देने जैसा था। क्या ये रिस्ट्रिक्शंस हमेशा के लिए थे? किसने इन्हें ढीला किया? नहीं, 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने प्री सेंसरशिप को खत्म कर दिया। सो देयर वाज अ चेंज ऑफ हार्ट और रादर अ चेंज ऑफ लीडरशिप। वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि शांति के टाइम में भी वॉर जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करना, जैसे कि देश पर कोई एक्सटर्नल थ्रेट मंडा रहा हो। और ये एक्ट किस पैटर्न को दिखाता है? ये उस साइक्लिकल पैटर्न को दिखाता है जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट खतरे की आशंका होने पर प्रेस की आजादी पर सबसे पहला हमला करती थी। ग्रेट। चलिए अब प्रैक्टिस क्यों? दोस्तों, प्रैक्टिस सेइंग 1799 का सेंसरशिप एक्ट लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांसीसी आक्रमण के डर से लागू किया, जिसमें प्री सेंसरशिप शामिल था। और मिनी रीकैप, इन शॉर्ट, ये एक्ट एक्सटर्नल थ्रेट का बहाना बनाकर प्रेस की आवाज को दबाने की पहली बड़ी कोशिश थी। टॉपिक 3, लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823। ब्रॉड माइक्रो थीम है लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये जॉन एडम्स द्वारा लाया गया एक रिएक्शनरी रूल था, जिसके अकॉर्डिंग बिना लाइसेंस के प्रेस चलाना या यूज करना एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया। इसका रियल लाइफ एग्जांपल तो बहुत ही फेमस है ना? हाँ, राजा राम मोहन रॉय, जो एक महान समाज सुधारक थे, उनको अपना पर्शियन जर्नल मिरातुल अकबर इन्हीं रूल्स के कारण बंद करना पड़ा। दिस इज अ ह्यूज डील। इंडीड। चलिए डिटेल में जाते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि हेस्टिंग्स की जो लिबरल पॉलिसी थी, उसके बाद ये एक कदम पीछे जाने जैसा था। और बैकग्राउंड, ये जॉन एडम्स कौन थे? एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के विचार बहुत ही रिएक्शनरी थे। उन्हें इंडियन लैंग्वेजेस में जो वोकल प्रेस डेवलप हो रहा था, वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसका कोर लॉजिक क्या था? इस रूल का मेन पॉइंट था नो प्रेस विदाउट लाइसेंस। बाद में इसे मैगजीन्स, पैम्फलेट्स और बुक्स पर भी लागू कर दिया गया। इसका मेन टारगेट इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स या इंडियंस द्वारा एडिट किए गए पब्लिकेशंस थे। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? इसका सीधा असर नेशनलिस्ट्स पर पड़ा। राजा राम मोहन रॉय के मीरातुल अकबर का बंद होना इंडियन जर्नलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये लॉ दिखाता है कि ब्रिटिश पॉलिसीज किस तरह इंडियन आवाजों को दबाने के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो सकती थी। सही। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशंस किसने इंप्लीमेंट किए? एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने। और याद रखें, ये अमेरिका वाले जॉन एडम्स नहीं है। हाँ, नोटेड। इस रेगुलेशन का सबसे बड़ा रूल क्या था? बिना लाइसेंस के प्रेस चलाना एक पीनल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध था। और इस रेगुलेशन का मेन टारगेट कौन थे? साफ तौर पर इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स और इंडियन एडिटर्स। इट वाज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी। इसका सबसे फेमस शिकार या विक्टिम कौन सा पब्लिकेशन बना? राजा राम मोहन रॉय का मिरातुल अकबर। इसके लिए मेमोरी हैक, एडम्स के ऐड किए गए नियमों ने रॉय की आवाज का अकबर यानी सबसे बड़ा पब्लिकेशन बंद करवा दिया। क्रिएटिव। अच्छा, इस रूल को बाद में किन चीजों पर लागू किया गया? इसे सिर्फ न्यूज़पेपर्स तक लिमिटेड नहीं रखा गया, इसे मैगजीन्स, पैम्फलेट्स और बुक्स के दायरे में भी लाया गया। गॉट इट। अब प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिस 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जॉन एडम्स लाए और इसके कारण राम मोहन रॉय का मिरातुल अकबर बंद हो गया। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ये कानून लाइसेंस राज के जरिए इंडियन आवाजों, खासकर इंडियन लैंग्वेजेस की जर्नलिज्म को दबाने का एक डायरेक्ट अटेम्प्ट था। तो एक तरफ एडम्स जैसे लोग थे जो प्रेस का गला घोटना चाहते थे, तो दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान आया जिसे इंडियन प्रेस का मसीहा कहा गया। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट हीरो। टॉपिक 4, प्रेस एक्ट ऑफ 1835 और मेटकाफ एक्ट। इसकी ब्रॉड माइक्रो थीम है प्रेस एक्ट ऑफ 1835 या मेटकाफ एक्ट। ओके, इसकी डेफिनेशन? बहुत सिंपल। गवर्नर जनरल मेटकाफ ने 1823 के ऑप्रेसिव ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया, मतलब हटा दिया, जिससे उन्हें लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस का टाइटल मिला। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए कि एक स्ट्रिक्ट नियम जो आपको कुछ भी लिखने से रोकता हो, अचानक से हटा दिया जाए। नतीजा, विचारों का विस्फोट। इस एक्ट के बाद इंडिया में न्यूज़पेपर्स की संख्या में तेजी से इंक्रीज हुआ। वाओ, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। इंट्रोडक्शन। ये इंडियन प्रेस की हिस्ट्री में एक गोल्डन एरा की शुरुआत थी। बैकग्राउंड क्या था? मेटकाफ इतने लिबरल क्यों थे? मेटकाफ लिबरल विचारों के थे और मानते थे कि एक इंडिपेंडेंट प्रेस सोसाइटी के लिए अच्छा है। सिंपल। इस एक्ट का कोर लॉजिक क्या था? उन्होंने 1823 के ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया। नए कानून में सिर्फ एक सिंपल रिक्वायरमेंट थी, पब्लिशर को पब्लिकेशन के प्लेस का, मतलब स्थान का, एक सटीक विवरण देना होता था। लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं थी। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? इस लिबरल पॉलिसी के रिजल्ट में न्यूज़पेपर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।
इसने नेशनलिस्ट्स को अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो कंक्लूजन में मेटकाफ एक्ट ये प्रूव करता है कि कैसे एक अकेला लिबरल एडमिनिस्ट्रेटर भी पॉजिटिव चेंज ला सकता है। सही कहा। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग, 1835 के प्रेस एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? इसे मेटकाफ एक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसे गवर्नर जनरल मेटकाफ ने इम्प्लीमेंट किया था। मेटकाफ को कौन सी उपाधि या टाइटल मिला और क्यों? लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि उन्होंने 1823 के कठोर लाइसेंसिंग रूल्स को खत्म कर दिया था। मेमोरी हैक। हाँ, मेटकाफ प्रेस से मेट यानी मिले और उसे कैल्फ यानी बछड़े की तरह आजाद कर दिया। हाँ, ब्रिलियंट। इस नए एक्ट में मेन रिक्वायरमेंट क्या थी? लाइसेंस की जगह अब केवल पब्लिशर को अपने प्रेस की प्रेमिसेस यानी स्थान की इन्फॉर्मेशन देनी होती थी। इट वाज जस्ट अ सिंपल डिक्लेरेशन। और इस एक्ट का सीधा परिणाम क्या हुआ? न्यूज़पेपर्स की संख्या में रैपिड ग्रोथ यानी तेजी से वृद्धि हुई। इसमें किस पुराने एक्ट को रिपील किया? इसने 1823 के जॉन एडम्स वाले लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को निरस्त किया। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग मेटकाफ एक्ट 1835 ने लाइसेंसिंग नियमों को खत्म किया, जिससे मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहा गया। और इसका मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, मेटकाफ एक्ट ने प्रेस को आजादी की सांस दी, जिससे न्यूज़पेपर्स का तेजी से विकास हुआ। लेकिन जैसा कि हमने देखा, आजादी का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। 1857 में इंडिया में एक बड़ा तूफान आया और उस तूफान ने सब कुछ बदल दिया। टॉपिक 5, लाइसेंसिंग एक्ट 1857। इसकी ब्रॉड मैक्रो थीम, लाइसेंसिंग एक्ट 1857। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन यह है कि 1857 के रिवोल्ट के कारण पैदा हुई इमरजेंसी के रिस्पांस में इस एक्ट ने मेटकाफ एक्ट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर फिर से लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। कि संकट के समय, मतलब क्राइसिस के टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे तुरंत अपनी लिबरल पॉलिसी से पलट जाती थी। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, बैकग्राउंड तो बहुत क्लियर है। 1857 का विद्रोह, अंग्रेजों को डर था कि न्यूज़पेपर्स इस विद्रोह की आग को और भड़का सकते हैं। इसका कोर लॉजिक क्या था? इस एक्ट ने एक डुअल लेयर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया। अब मेटकाफ एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही था, साथ में 1823 की तरह लाइसेंस भी लेना कंपलसरी हो गया। ओह, डबल वैमी। हाँ, और गवर्नमेंट को किसी भी बुक, न्यूज़पेपर या प्रिंटेड मटेरियल के पब्लिकेशन और सर्कुलेशन को रोकने का पूरा अधिकार मिल गया। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि प्रेस की फ्रीडम एक बार फिर छीन ली गई। गवर्नमेंट को किसी भी पब्लिकेशन पर बैन लगाने की एब्सोल्यूट पावर मिल गई। तो कंक्लूजन ये है कि 1857 के रिवोल्ट ने प्रेस की आजादी को एक बड़ा झटका दिया और कंट्रोल के एक नए युग की शुरुआत की। बिल्कुल। चलो अब इसका सवाल, 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट क्यों लाया गया? 1857 के रिवोल्ट के कारण ये एक इमरजेंसी मेजर था। इस एक्ट ने मेटकाफ एक्ट के अलावा क्या जोड़ा? इसने मेटकाफ एक्ट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस को फिर से लागू कर दिया। सो डबल कंट्रोल। गवर्नमेंट को इससे क्या स्पेशल अधिकार मिला? गवर्नमेंट को किसी भी बुक, न्यूज़पेपर या प्रिंटेड मैटर के पब्लिकेशन और सर्कुलेशन को रोकने का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी यानी पूर्ण विवेकाधीन अधिकार मिल गया। और ये किस पैटर्न की पुष्टि करता है? ये फिर से उसी पैटर्न को कंफर्म करता है। जब भी ब्रिटिश राज पर संकट आया, सबसे पहला हमला प्रेस की आजादी पर हुआ। एक आखिरी सवाल, क्या ये एक्ट मेटकाफ एक्ट को पूरी तरह से हटाता है? नहीं, ये उसे हटाता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक और रिस्ट्रिक्टिव लेयर जोड़ देता है। समझा। अब प्रैक्टिस। 1857 के विद्रोह के कारण 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट आया, जिसने फिर से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, 1857 के रिवोल्ट ने आजादी के दौर को खत्म कर दिया और प्रेस पर गवर्नमेंट कंट्रोल को फिर से एस्टैब्लिश कर दिया। टॉपिक 6, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। इसकी ब्रॉड माइक्रो थीम, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि ये एक रेगुलेटरी एक्ट था, रिस्ट्रिक्टिव नहीं। इसने मेटकिल्फ एक्ट की जगह ली और पब्लिकेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाने पर फोकस किया। चलिए इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि हालात थोड़े नॉर्मल होने के बाद गवर्नमेंट ने सीधे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बजाय रेगुलेशंस पर ध्यान केंद्रित किया। बैकग्राउंड, 1857 का दौर बीत चुका था और अब गवर्नमेंट एक परमानेंट सिस्टम बनाना चाहती थी। इस एक्ट का कोर लॉजिक क्या था? मतलब इसके मेन रूल्स क्या थे? इसके 2 मुख्य नियम थे। पहला, हर बुक या न्यूज़पेपर पर प्रिंटर, पब्लिशर का नाम और पब्लिकेशन का स्थान छापना अनिवार्य था। ओके, और दूसरा, पब्लिकेशन के 1 महीने के भीतर एक कॉपी लोकल गवर्नमेंट को जमा करनी होती थी। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसने प्रेस पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगाए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए सभी पब्लिकेशंस की निगरानी करना, उन्हें मॉनिटर करना आसान बना दिया। इट वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन टू रेगुलेशन। तो कंक्लूजन ये है कि इस एक्ट से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल का तरीका बदला। अब गाला घोटने के बजाय नजर रखने पर जोर था। परफेक्ट। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग, 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट रिस्ट्रिक्टिव था या रेगुलेटरी? ये रेगुलेटरी यानी नियामक था, रिस्ट्रिक्टिव यानी प्रतिबंधात्मक नहीं। इसने किस एक्ट की जगह ली? इसने 1835 के मेटकाफ एक्ट की जगह ली। इसके 2 मुख्य नियम क्या थे? पहला, प्रिंटर, पब्लिशर और स्थान का नाम प्रिंट करना। दूसरा, पब्लिकेशन के 1 महीने के अंदर एक कॉपी गवर्नमेंट को जमा करना। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना था और साथ ही गवर्नमेंट के लिए मॉनिटरिंग का एक सिस्टम बनाना था। क्या ये 1857 के एक्ट से नरम था? हाँ, ये 1857 के लाइसेंसिंग एक्ट से काफी नरम था, क्योंकि इसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिसिंग, 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट रेगुलेटरी था, जिसमें प्रकाशक की जानकारी देना और एक कॉपी सरकार को जमा करना अनिवार्य था।
मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इस एक्ट ने सीधे प्रतिबंधों से हटकर प्रेस की निगरानी और नियमन पर ध्यान केंद्रित किया। तो अब तक हमने देखा कि कानून कैसे बने और बदल रहे थे, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, वो नेशनलिस्ट्स जिन्होंने इन कानूनों के बावजूद अपनी आवाज बुलंद रखी। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं। टॉपिक 7, स्ट्रगल बाय अर्ली नेशनलिस्ट्स टू सिक्योर प्रेस फ्रीडम। ब्रॉड माइक्रो थीम है प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि 19th सेंचुरी के एंड में प्रेस सिर्फ न्यूज का मीडियम नहीं रहा, बल्कि नेशनलिस्ट के लिए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, एजुकेशन और पब्लिक ओपिनियन तैयार करने का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार बन गया। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो बहुत ही पावरफुल है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी मराठी में और महाराता इंग्लिश में, या सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया का द बंगाली। ये न्यूज़पेपर्स प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि नेशनल सर्विस के लिए चलाए जा रहे थे। बिल्कुल। अब डिटेल में चलते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि यहाँ से प्रेस का रोल बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि फ्रीडम स्ट्रगल का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है। बैकग्राउंड था 1870 से 1918 का दौर, जब नेशनलिस्ट मूवमेंट का ध्यान मास मूवमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल एजुकेशन और आइडियोलॉजी के प्रसार पर था। इसके लिए प्रेस सबसे क्रूशियल टूल था। इसका कोर लॉजिक क्या था? द हिंदू, अमृता बाजार पत्रिका, केसरी जैसे न्यूज़पेपर्स ने गवर्नमेंट पॉलिसीज की गंभीर आलोचना की। वो गवर्नमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑपोजिशन की तरह काम करते थे। ये न्यूज़पेपर्स दूर दराज के गांव तक पहुंचते थे, जहां एक न्यूज़पेपर को कई लोग मिलकर पढ़ते और चर्चा करते थे। इसने एक लाइब्रेरी मूवमेंट को जन्म दिया। वाओ! और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? नेशनलिस्ट्स ने सरकारी कानूनों से बचने के लिए चतुर तरीके अपनाए, जैसे गवर्नमेंट की आलोचना से पहले गवर्नमेंट के प्रति वफादारी की कुछ लाइंस लिख देना, या इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट के आलोचकों के लेख छापना। स्मार्ट। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि नेशनलिस्ट्स ने प्रेस को एक मिशन बना दिया, जिसने इसे प्रॉफिट कमाने वाले बिजनेस से ऊपर उठाकर नेशनल सर्विस का दर्जा दिया। चलिए सवाल जवाब। प्रारंभिक या अर्ली नेशनलिस्ट्स के लिए प्रेस का मेन यूज क्या था? उनके लिए ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, एजुकेशन और मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन का मुख्य साधन था। कुछ प्रमुख नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स और उनके एडिटर्स के नाम बताइए। श्योर। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। द बंगाली, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक। और अमृता बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ये न्यूज़पेपर्स शहरों के बाहर कैसे प्रभावशाली या इन्फ्लुएंशियल थे? ये गांव में लोकल लाइब्रेरीज के माध्यम से पहुंचते थे, जहां एक न्यूज़पेपर पर सामूहिक चर्चा होती थी। इससे पॉलिटिकल एजुकेशन और पार्टिसिपेशन दोनों बढ़े। नेशनलिस्ट्स ने सेक्शन 124A यानी सेडिशन जैसे कानूनों से बचने के लिए क्या क्लेवर स्ट्रैटेजिम्स अपनाए? वो अक्सर गवर्नमेंट की आलोचना करने से पहले लॉयल्टी दिखाते थे, या ब्रिटिश या आयरिश न्यूज़पेपर से क्रिटिकल लेखों को कोट करते थे। प्रेस की फ्रीडम की रक्षा का मुद्दा नेशनलिस्ट एजेंडा में कब से था? ये बहुत पहले से था। राजा राम मोहन रॉय ने 1824 में ही प्रेस पर लगे प्रतिबंधों का विरोध किया था। ग्रेट। अब प्रैक्टिस। राष्ट्रीयवादियों ने प्रेस को राष्ट्रीय सेवा के रूप में इस्तेमाल किया। तिलक का केसरी और बैनर्जी का द बंगाली इसके उदाहरण हैं। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, नेशनलिस्ट ने प्रेस को फ्रीडम स्ट्रगल के एक शक्तिशाली औजार में बदल दिया, जो सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि आइडियोलॉजी का प्रसार करता था। जब नेशनलिस्ट प्रेस इतना शक्तिशाली और मुखर हो गया तो गवर्नमेंट चुप कैसे बैठ सकती थी? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया जो सीधे तौर पर इंडियन लैंग्वेजेस की जर्नलिज्म पर एक हमला था। टॉपिक 8, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। इसकी ब्रॉड माइक्रो थीम है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। शॉर्ट डेफिनेशन, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य इंडियन लैंग्वेजेस यानी वर्नाक्युलर के प्रेस को कंट्रोल करना और सेडिशियस राइटिंग को दबाना था। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो लाजवाब है। इस कानून से बचने के लिए अमृता बाजार पत्रिका, जो पहले बंगाली और इंग्लिश दोनों में छापती थी, रातों रात पूरी तरह से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गई। व्हाट अ क्लेवर मूव, है ना? चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। ये कानून 1857 के बाद शासक और शासित, रूलर और रूल्ड के बीच बढ़ी नस्लीय कड़वाहट का प्रतीक था। बैकग्राउंड क्या था? लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज, खासकर 1876-77 के भयंकर अकाल के दौरान दिल्ली दरबार पर किया गया ग्रैंड खर्च जनता में बहुत अनपॉपुलर थी, और वर्नाक्युलर प्रेस इन पॉलिसीज की कड़ी आलोचना कर रहा था। तो इस एक्ट का कोर लॉजिक क्या था? मतलब इसके प्रोविजंस कितने कठोर थे? बहुत कठोर। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर के प्रिंटर और पब्लिशर से एक बॉन्ड भरवा सकता था। रूल तोड़ने पर सिक्योरिटी जब्त की जा सकती थी, और बार बार गलती करने पर प्रेस इक्विपमेंट भी जब्त किए जा सकते थे। तो कंशन और मैजिस्ट्रेट का डिसीजन फाइनल होता था, और किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी, और गवर्नमेंट सेंसर को प्रूफ्स जमा करके इस एक्ट से छूट मिल सकती थी। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? सोम प्रकाश, भारत मेहर, धक्का प्रकाश जैसे न्यूज़पेपर्स पर कार्रवाई हुई। इसका सबसे बुरा पहलू इंग्लिश और वर्नाक्युलर प्रेस के बीच भेदभाव और अपील के अधिकार का न होना था। तो कंक्लूजन यह है कि इस एक्ट का बहुत विरोध हुआ और अंत में 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया, मतलब रिपील कर दिया। सही। अब इस पर सवाल जवाब। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट क्यों कहा जाता है? गैग का मतलब होता है मुंह बंद करना।
ये एक्ट इंडियन लैंग्वेजेस के प्रेस का मुंह बंद करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे गैगिंग एक्ट कहते हैं। ये एक्ट किस वाइसरॉय के समय में आया? लॉर्ड लिटन। मेमोरी हैक, लिटन रिटन यानी लिखे हुए शब्दों से डरते थे, खासकर अगर वो इंडियन लैंग्वेजेस में हो। गुड वन। इस एक्ट के दो सबसे बुरे पहलू क्या थे? पहला, इंग्लिश और वर्नैक्युलर प्रेस के बीच भेदभाव। दूसरा, अपील का कोई अधिकार नहीं होना। किस न्यूज़पेपर ने इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी लैंग्वेज बदल ली? अमृता बाजार पत्रिका। ये एक बंगाली न्यूज़पेपर से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया। और इस एक्ट को किसने और कब रिपील किया? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। रिपन को अक्सर इंडिया में एक लिबरल वाइसरॉय के रूप में याद किया जाता है। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस 1878 का वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लाए थे। ये भेदभावपूर्ण था और इसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। मिनी रीकैप। इन शॉर्ट, ये एक्ट इंडियन लैंग्वेजेस के प्रेस को चुप कराने की एक सीधी और भेदभावपूर्ण कोशिश थी जो असफल रही। टॉपिक 9, रिप्रेशन अगेंस्ट नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट्स कंटिन्यूज। इसकी ब्रॉड माइक्रो थीम है राष्ट्रवादी पत्रकारों के खिलाफ दमन जारी। इसकी डेफिनेशन ये है कि कानूनों के अलावा अब गवर्नमेंट ने सीधे जर्नलिस्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे जर्नलिस्ट नेशनल हीरो के रूप में उभरे। हाँ, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल सुरेंद्र नाथ बैनर्जिया 1883 में जेल जाने वाले पहले इंडियन जर्नलिस्ट बने। उन्होंने कैलकाटा हाईकोर्ट की एक जज की आलोचना की थी। बाद में बाल गंगाधर तिलक का मामला तो और भी बड़ा हो गया। चलिए इसकी डिटेल में जाते हैं। इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी अब लॉस से आगे बढ़कर इंडिविजुअल रिप्रेशन पर आ गई थी। हाँ, बैकग्राउंड ये था कि बाल गंगाधर तिलक गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से जनता में नेशनलिस्ट और एंटी इंपीरियलिस्ट भावनाएं जगा रहे थे। उन्होंने फॉरेन कपड़ों के बॉयकॉट और नो टैक्स कैंपेन भी चलाए। इसका कोर लॉजिक क्या था? मतलब तिलक की गिरफ्तारी कैसे हुई? 1897 में पूना में प्लेग फैला और सरकारी उपायों के खिलाफ जनता में गुस्सा था। इसी बीच चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के चेयरमैन की हत्या कर दी। गवर्नमेंट ने इस मौके का फायदा उठाकर तिलक को गिरफ्तार कर लिया। किस आरोप में? उन पर केसरी में प्रकाशित एक कविता और शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या को सही ठहराने वाले भाषण के आधार पर सेडिशन का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 18 महीने की कठोर कारावास की सजा हुई। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? ये तो गवर्नमेंट का दाव उल्टा पड़ गया होगा। बिल्कुल, इस घटना ने तिलक को रातों रात एक नेशनल हीरो बना दिया और उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। और सरकार ने 1898 में आईपीसी में सेक्शन 124A में संशोधन किया और सेक्शन 153A जोड़ा, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। तो कंक्लूजन ये निकला कि गवर्नमेंट के रिप्रेशन का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ये हुआ कि इसने जर्नलिस्ट को शहीद और हीरो बना दिया, जिससे नेशनलिस्ट मूवमेंट को और भी बल मिला। एकदम सही। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। जेल जाने वाले पहले इंडियन जर्नलिस्ट कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी 1883 में अपने न्यूज़पेपर द बंगाली में एक एडिटोरियल के लिए। तिलक ने जनता को ऑर्गेनाइज करने के लिए किन फेस्टिवल्स का इस्तेमाल किया? गणपति महोत्सव 1893 से और शिवाजी महोत्सव 1896 से। तिलक की 1897 की गिरफ्तारी का इमीडिएट कारण क्या था? पूना में प्लेग कमेटी के चेयरमैन की हत्या के बाद बने माहौल में गवर्नमेंट ने तिलक के राइटिंग्स को हिंसा के लिए उकसावा बताकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तिलक को कौन सी उपाधि मिली और इसका क्या मतलब है? लोकमान्य, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा सम्मानित। इट मींट ही वाज अ लीडर एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। 1898 में आईपीसी में कौन से इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए? सेक्शन 124A सेडिशन को और कठोर किया गया और सेक्शन 153A जोड़ा गया, जो विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाने को अपराध बनाता था। ग्रेट, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग। सुरेंद्र नाथ जी बैनर्जी पहले पत्रकार थे जो जेल गए और तिलक को उनके लेखन के लिए लोकमान्य की उपाधि मिली। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सरकार का दमन पत्रकारों को डराने के बजाय उन्हें नेशनल हीरोज बना रहा था। टॉपिक 10, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। इसके ब्रॉड माइक्रो थीम है उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों को निशाना बनाने वाला कानून। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा कानून था जिसका टारगेट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज थी। हाँ, इसने मैजिस्ट्रेट्स को ये पावर दी कि वो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल छापने वाले प्रेस की प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल तो फिर से तिलक ही थे, है ना? बिल्कुल। तिलक को इसी एक्ट के तहत 6 साल के लिए मंडाले, जो बर्मा में है, भेज दिया गया। इसके विरोध में बॉम्बे में मजदूरों ने स्ट्राइक की। वाओ। और इस स्ट्राइक पर लेनिन ने भी कमेंट किया था, राइट? यस, लेनिन ने इसे इंडियन मजदूर वर्ग का पॉलिटिकल मंच पर प्रवेश कहा था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो इंट्रोडक्शन, ये एक्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट के एक्सट्रीमिस्ट फेस को कुचलने के लिए लाया गया था। सही। बैकग्राउंड ये था कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद बंगाल में और देश के दूसरे हिस्सों में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गई थीं। गवर्नमेंट को इसे कंट्रोल करना था। कोर लॉजिक था कि सीधे सीधे प्रेस पर हमला करो जो इन विचारों को फैला रहा है। प्रॉपर्टी सीज करने की पावर देकर उन्होंने प्रेस की इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ने की कोशिश की। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट जैसा हमने देखा, तिलक का एग्जाइल और उसके रिस्पांस में वर्कर्स की स्ट्राइक थी, इसने फ्रीडम स्ट्रगल को और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड बना दिया। एग्जैक्टली। तो कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट जितना दबाने की कोशिश कर रही थी, आजादी की आवाज उतनी ही अलग अलग सेक्टर से उठ रही थी। अब सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स नहीं, मजदूर भी शामिल हो रहे थे। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। 1908 का एक्ट किस टाइप की नेशनलिज्म को टारगेट कर रहा था? ये एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी नेशनलिस्ट गतिविधियों को निशाना बना रहा था। उन्हें ऑब्जेक्शनेबल यानी आपत्तिजनक सामग्री छापने वाले प्रेस की प्रॉपर्टी सीज करने का अधिकार दिया।
इस एक्ट के तहत सबसे प्रोमिनेंट लीडर जिन्हें सजा हुई वो कौन थे? लोकमान्य तिलक, उन्हें 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। तिलक की सजा के विरोध में क्या ऐतिहासिक घटना हुई? बॉम्बे में टेक्सटाइल वर्कर्स ने एक मैसिव स्ट्राइक की, जो इंडिया की पहली पॉलिटिकल स्ट्राइक्स में से एक मानी जाती है। लेनिन ने इस स्ट्राइक के बारे में क्या कहा? उन्होंने इसे द एंट्री ऑफ द इंडियन प्रोलेटेरिएट ऑन टू द पॉलिटिकल स्टेज कहा। मेमोरी हैक, याद रखें 1908 में तिलक को 8 की तरह गोल घुमा के जेल भेज दिया गया, जिससे मजदूरों ने हेट किया। कूल। चलो प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस 1908 के न्यूज़पेपर एक्ट के तहत तिलक को 6 साल के लिए मांडले भेजा गया। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, ये एक्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म को दबाने का एक ब्रूटल अटेम्प्ट था, जिसने अनजाने में वर्कर क्लास को पॉलिटिकल एक्शन में ला दिया। टॉपिक 11, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ब्रॉड माइक्रो थीम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की सबसे खराब विशेषताओं को पुनर्जीवित किया। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि इस एक्ट ने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की सबसे खराब फीचर्स को फिर से जिंदा कर दिया। और इसका कोर आइडिया क्या था? सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो पब्लिशर से रजिस्ट्रेशन के समय ही सिक्योरिटी मांग ले, और अगर वो कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल छापता है तो उस सिक्योरिटी को जब्त कर ले। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो काफी डेमोस्ट्रेटिंग रहा होगा। बहुत। इस एक्ट के तहत लगभग 1000 न्यूज़पेपर्स पर मुकदमा चला और लगभग 5 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में वसूल किए गए उस जमाने में। माय गॉड। चलिए इसकी डिटेल चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन, ये 1908 के एक्ट का एक और ज्यादा पावरफुल वर्जन था। हाँ, बैकग्राउंड ये था कि 1908 के एक्ट के बावजूद नेशनलिस्ट प्रेस दबी नहीं थी, तो गवर्नमेंट को एक और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कानून की जरूरत महसूस हुई। इसका कोर लॉजिक? इसका कोर लॉजिक था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, मतलब गलती होने का इंतजार मत करो, पहले ही पब्लिशर से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लो। ये एक फाइनेंशियल डिटरेंट था। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप प्रेस शुरू ही नहीं कर सकते। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, जैसा आपने बताया, 1000 न्यूज़पेपर्स पर एक्शन, ये तो आजादी की आवाज को आर्थिक रूप से कुचलने की कोशिश थी। सही कहा। इसका कंक्लूजन ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब हर तरीके से, चाहे वो जेल हो या फाइनेंशियल पेनल्टी, नेशनलिस्ट प्रेस को बंद करने पर तुली हुई थी। अब इस पर सवाल, 1910 का प्रेस एक्ट किस पुराने एक्ट जैसा था? ये 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की वर्स्ट फीचर्स को वापस लाया। इस एक्ट का सबसे यूनिक और हार्श प्रोविजन क्या था? रजिस्ट्रेशन के समय ही सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगना और ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल छापने पर उसे जब्त कर लेना। इस एक्ट के तहत कितने न्यूज़पेपर्स पर कार्यवाही हुई? लगभग 1000 न्यूज़पेपर्स पर। और कितनी सिक्योरिटी मनी वसूली गई? उस समय के लगभग 5 लाख रुपए। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फिजिकल पनिशमेंट या फाइनेंशियल? इसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल पनिशमेंट था, प्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करना। मेमोरी हैक, 1910 में टेंशन बढ़ गई क्योंकि प्रेस शुरू करने से पहले ही पैसे देने पड़ते थे। गुड वन। अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग, 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट रजिस्ट्रेशन के समय सिक्योरिटी मांगता था और इसने लगभग 1000 अखबारों को निशाना बनाया। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, ये एक्ट नेशनलिस्ट प्रेस को फाइनेंशियली क्रिपल करने की एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी थी। टॉपिक 12, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रॉड माइक्रो थीम, दमन और फिर थोड़ी राहत। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत प्रेस पर दमन किया गया, लेकिन युद्ध के बाद 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस कमेटी की सिफारिशों पर 1908 और 1910 के दमनकारी प्रेस एक्ट्स को निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ हम फिर से वही साइक्लिकल पैटर्न देखते हैं ना? बिल्कुल। क्राइसिस के टाइम यानी वर्ल्ड वॉर के टाइम दमन और शांति के टाइम थोड़ी सी आजादी। हाँ, इंट्रोडक्शन, ये पीरियड दिखाता है कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स का इंडियन प्रेस की फ्रीडम पर डायरेक्ट असर पड़ रहा था। बैकग्राउंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी इंटरनल डिसेंट नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लागू किए जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते थे। इसका कोर लॉजिक क्या था? वॉर एफर्ट को सपोर्ट करना और किसी भी एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट को फैलने से रोकना। इसके लिए प्रेस पर कंट्रोल जरूरी था। लेकिन वॉर के बाद पॉलिटिकल माहौल बदला, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, तो थोड़ा लिबरल एटमॉस्फेयर बनाना जरूरी था। और इसी माहौल में 1921 में तेज बहादुर सप्रू कमेटी बनी। सही। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि 1908 और 1910 के कठोर कानून रिपील कर दिए गए। प्रेस को एक बार फिर सांस लेने का मौका मिला। तो कंक्लूजन ये है कि प्रेस की आजादी इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ साथ ग्लोबल इवेंट्स से भी जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। क्रॉस क्वेश्चनिंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कौन से रूल्स लागू किए गए? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। युद्ध के बाद 1921 में किस कमेटी की सिफारिश पर प्रेस लॉज को रिपील किया गया? तेज बहादुर सप्रू कमेटी। कौन से 2 मुख्य एक्ट्स को रिपील किया गया? 1908 का न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट और 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट। ये घटना किस पैटर्न को दिखाती है? ये ब्रिटिश पॉलिसी के साइक्लिकल पैटर्न को दिखाती है। क्राइसिस में रिप्रेशन, पीस में लिबरलाइजेशन। तेज बहादुर सप्रू कौन थे? वो एक बहुत ही मशहूर लॉयर और लिबरल पॉलिटिशियन थे। उनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब प्रैक्टिस 1921 में तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर 1908 और 1910 के प्रेस एक्ट्स को निरस्त कर दिया गया। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दमान लाया, लेकिन उसके बाद के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के माहौल ने प्रेस को थोड़ी राहत दिलवाई। टॉपिक 13, इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। इसकी ब्रॉड मैक्रो थीम है सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने की कोशिश।
शॉर्ट डेफिनेशन, ये एक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रचार को दबाने के लिए लाया गया। इसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को व्यापक यानी एक्सटेंसिव पावर्स दे दिए। और 1932 में इसे और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया। है ना? हाँ, 1932 में इसका दायरा बढ़ाकर हर उस एक्टिविटी को शामिल कर लिया गया जो गवर्नमेंट के अधिकार को कम करती हो। चलिए इसके डिटेल में जाते हैं। इंट्रोडक्शन। 1921 में मिली राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांधी जी के मूवमेंट ने सरकार को फिर से कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। बैकग्राउंड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नमक सत्याग्रह से पूरे देश में एक नई लहर थी और इस लहर को फैलाने में प्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। इस एक्ट का कोर लॉजिक क्या था? इसका कोर लॉजिक था कि नेशनलिज्म के प्रचार को ही रोक दो। ये एक्ट इतना व्यापक था कि इसके तहत किसी भी नेशनलिस्ट लिखावट को इंसाइटमेंट माना जा सकता था। पावर को सेंट्रल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया ताकि लोकल लेवल पर एक्शन तेज हो सके। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? इसके कारण बहुत सारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स पर एक्शन हुआ, उनके प्रेसेस जब्त किए गए और एडिटर्स को जेल हुई। फ्रीडम स्ट्रगल की आवाज को दबाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो कंक्लूजन यह है कि जब जब मास मूवमेंट्स ने जोर पकड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेस को अपना पहला निशाना बनाया। सही बात। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। 1931 का प्रेस एक्ट किस बड़े आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस एक्ट ने किसको ज्यादा पावर्स दी, सेंट्रल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, ताकि लोकल लेवल पर क्विक एक्शन लिया जा सके। 1932 में इस एक्ट को और भी ज्यादा व्यापक क्यों बनाया गया? ताकि हर उस गतिविधि को शामिल किया जा सके जो अंडरमाइंस द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के अधिकार को कम करती हो। ये एक्ट 1910 के एक्ट से कैसे अलग था? इसका स्कोप और ज्यादा ब्रॉड था और ये इमरजेंसी पावर्स के नाम पर लाया गया था। ये डायरेक्ट पॉलिटिकल मूवमेंट को टारगेट कर रहा था। इस दौर में प्रेस की भूमिका क्या थी? प्रेस इस दौर में एक एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहा था। वो सिर्फ खबर नहीं दे रहा था बल्कि आंदोलन का हिस्सा था, उसे आगे बढ़ा रहा था। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस सेइंग 1931 का इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ये एक्ट गांधी जी के मास मूवमेंट के प्रभाव को कम करने के लिए प्रेस पर किया गया एक डायरेक्ट हमला था। और अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, टॉपिक 14, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसकी ब्रॉड माइक्रो थीम है दमन का अंतिम दौर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ? शॉर्ट डेफिनेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत फिर से प्री सेंसरशिप लागू की गई। एक समय पर कांग्रेस की गतिविधियों से संबंधित सभी समाचारों के प्रकाशन को अवैध घोषित कर दिया गया था। मतलब इट वाज अ कंप्लीट ब्लैकआउट। ऑलमोस्ट। इंट्रोडक्शन। ये इंडियन प्रेस पर ब्रिटिश कंट्रोल का आखिरी और सबसे कठोर अध्याय था। बैकग्राउंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने वाला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर इंडिया में शांति बनाए रखना चाहती थी ताकि वॉर एफर्ट पर असर न पड़े। इसका कोर लॉजिक? कोर लॉजिक वही था, टोटल कंट्रोल। वॉर के नाम पर सारी आजादियों को सस्पेंड कर दो। प्री सेंसरशिप का मतलब था कि गवर्नमेंट जो चाहेगी सिर्फ वही खबर छपेगी। कांग्रेस की एक्टिविटीज पर बैन लगाना मतलब मेन ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरह से बंद कर देना। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? बहुत से न्यूज़पेपर्स ने इसके विरोध में प्रोटेस्ट के तौर पर खुद ही बंद कर दिया। अंडरग्राउंड रेडियो और पैम्फलेट्स के जरिए खबरें फैलाई जाने लगीं। तो कंक्लूजन यह है कि दमन के इस चरम पर भी आजादी की आवाज ने नए रास्ते ढूंढ लिए और इसके बाद जल्द ही ब्रिटिश राज का अंत भी हो गया। सही कहा। अब आखिरी टॉपिक पर क्रॉस क्वेश्चनिंग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन से नियम फिर से लागू किए गए? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स और उनके तहत प्री सेंसरशिप। किस बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज की रिपोर्टिंग पर बैन लगा दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब हुआ, किस बड़े आंदोलन के संदर्भ में? ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान और उसके आसपास हुआ। इस दमन के जवाब में न्यूज़पेपर्स ने क्या किया? कई न्यूज़पेपर्स ने प्रोटेस्ट में खुद को टेम्परेरीली बंद कर दिया। इस दौर ने इंफॉर्मेशन फैलाने के किन नए तरीकों को जन्म दिया? इसने अंडरग्राउंड रेडियम जैसे उषा मेहता का कांग्रेस रेडियो और सीक्रेट पैम्फलेट्स को जन्म दिया। ओके दोस्तों, लेट्स प्रैक्टिस। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत प्री सेंसरशिप लागू की गई और कांग्रेस की खबरों पर रोक लगा दी गई। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्रेस पर अब तक का सबसे कठोर दमन हुआ, लेकिन आजादी की आवाज फिर भी नहीं दबी। तो आज की हमारी इस चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि इंडियन प्रेस का इवोल्यूशन फ्रीडम और कंट्रोल के बीच एक लगातार चलने वाले संघर्ष की कहानी है। हाँ, ये एक साइक्लिकल पैटर्न था। जब भी नेशनलिस्ट आवाज बुलंद हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे दबाने के लिए नए कानून बनाए, और जब भी थोड़ा लिबरल माहौल बना, प्रेस को थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिली। चलिए अब पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को, की पॉइंट्स को जल्दी से समराइज करते हैं। जरूर। तो शुरुआत। इंडिया में प्रेस की शुरुआत ही टकरावपूर्ण थी, जैसा कि हमने हिकी के बंगाल गजट के मामले में देखा। प्रारंभिक कानून 1799 का सेंसरशिप एक्ट, 1823 का लाइसेंसिंग रेगुलेशन और 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट, ये सभी कंट्रोल बढ़ाने के प्रयास थे। वहीं 1835 का मेटकिफ एक्ट एक लिबरल दौर था। नेशनलिस्ट प्रेस। 19वीं सेंचुरी के एंड में प्रेस नेशनलिस्ट के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं बल्कि जनता की राय तैयार करने का एक मिशन और हथियार बन गया। कठोर दमन। लॉर्ड लिटन का 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, गैगिंग एक्ट और बाद में 1908 और 1910 के कानून एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म को दबाने के लिए लाए गए थे। पत्रकार बने नायक। सुरेंद्रनाथ बनर्जिया और लोकमान्य तिलक जैसे पत्रकारों के दमन ने उन्हें जनता की नजर में हीरो बना दिया, जिससे आंदोलन और मजबूत हुआ। अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो कुछ सवालों पर विचार करते हैं दोस्तों। 1. मेटकैफ को लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस क्यों कहा जाता है, जबकि लॉर्ड लिटन को दमनकारी क्यों माना जाता है?
2. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भेदभावपूर्ण यानी डिस्क्रिमिनेटरी क्यों कहा जाता है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? 3. नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स प्रॉफिट के लिए क्यों नहीं चलाए जा रहे थे, उनका असली मकसद क्या था? 4. तिलक की गिरफ्तारी और सजा ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को कैसे प्रभावित किया? 5. क्या आप प्रेस पर कंट्रोल और फ्रीडम के इस साइक्लिकल पैटर्न को आज के जमाने में भी कहीं देखते हैं? 6. अमृता बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी लैंग्वेज क्यों बदली, ये क्या दर्शाता है? और आज के लिए आपकी एक छोटी सी चैलेंज है। आज चर्चा किए गए किसी भी एक प्रेस एक्ट को चुनें, चाहे वो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो या 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट, और उसके 3 मुख्य प्रोविजंस को किसी दोस्त या परिवार के सदस्यों को 1 मिनट में समझाने की कोशिश करें। देखिए कि आप उन्हें कितनी आसानी से समझा पाते हैं। एंड दैट्स अ रैप। उम्मीद है इंडियन प्रेस के इस उतार चढ़ाव भरे सफर ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। ये सिर्फ कानूनों की कहानी नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और शब्दों की ताकत की कहानी है। अगर आपको ये गहरी और विस्तृत चर्चा पसंद आई तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपका कौन सा हिस्सा पसंदीदा था। और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली बार तक सीखते रहें और सवाल पूछते रहें। अलविदा। सोच के देखो, 1921 में यानी ब्रिटिश राज के 150 से ज्यादा साल बाद इंडिया में इलिटरेसी रेट 92% था। 92%। 92। इट्स अ स्टैगरिंग नंबर। इतने सारे एजुकेशन कमीशंस, इतनी सारी पॉलिसीज, फिर भी क्या ये सब बस दिखावा था या प्लान ही कुछ और था? एग्जैक्टली ये नंबर्स कहानी का एक साइड बताते हैं। राइट। आज हम दूसरा साइड देखेंगे, द व्हाई बिहाइंड द व्हाट। चलो आज इसी की गहरी पड़ताल करते हैं। बट इस पूरी कहानी को अनपैक करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक ठोको और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि ऐसी कोई भी जरूरी पड़ताल मिस ना हो। रेडी? आज का हमारा सफर शुरू होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों से, जब उन्हें एजुकेशन से मतलब कोई लेना देना ही नहीं था। फिर हम चैलेंज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द फेमस ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, और हाँ, लॉर्ड मकॉले के गेम चेंजिंग मिनट तक। उसके बाद वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टॉक कमिटी, सार्जेंट प्लान और गांधी जी के वर्धा स्कीम को भी समझेंगे। बेसिकली A to Z ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन ब्रिटिश इंडिया। लेट्स डाइव इन। ओके, तो पहला टॉपिक नेम, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर कंपनी रूल। एंड द ब्रॉड माइक्रो थीम, एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। सो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न थी, उसने इंडिया में अपने राज के पहले लगभग 60 साल तक एजुकेशन को प्रमोट करने में मतलब जीरो इंटरेस्ट दिखाया। बिल्कुल जीरो। जो कुछ छोटे मोटे एफर्ट्स हुए भी वो इंडिविजुअल लेवल पर थे, और उनका मकसद भी पूरी तरह यूटिलिटेरियन था। यूटिलिटेरियन जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मद्रासा एस्टैब्लिश किया। अच्छा। क्यों? ताकि मुस्लिम लॉ की स्टडी हो सके और कंपनी को अपने कोर्ट्स के लिए क्वालिफाइड इंडियंस मिल जाएं। समझे? इट वाज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। गॉट इट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राइमरी फोकस ट्रेड और प्रॉफिट था, एजुकेशन नहीं। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड यही है कि शुरुआती 60 साल तक पॉलिसी लेवल पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और कोर लॉजिक सिंपल था। पहला, कलकत्ता मद्रासा 1781, वॉरेन हेस्टिंग्स फॉर मुस्लिम लॉ। ओके। दूसरा, संस्कृत कॉलेज 1791 बनारस में, जॉनथन डंकन द रेजिडेंट। इसका पर्पस था स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलॉसफी। अगेन फॉर द कोर्ट्स। एग्जैक्टली। फिर तीसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में वेल्जी ने सेटअप किया, लेकिन ये सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए था, इंडियंस के लैंग्वेजेस और कस्टम्स में। ये 1802 में बंद भी हो गया। तो इन सब का मेन पर्पस था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ में हेल्प के लिए क्वालिफाइड इंडियंस की एक रेगुलर सप्लाई इंश्योर करना। करेक्ट। और इसी बीच क्रिश्चियन मिशनरीज, खासकर सिराम्पो मिशनरीज और इनलाइटेंड इंडियंस, उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया मॉडर्न सेक्युलर वेस्टर्न एजुकेशन के लिए। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? इसने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी जो कॉलोनियल नीड्स को सर्व करने के लिए डिजाइन की गई थी, ना कि मास एजुकेशन के लिए। द फाउंडेशन वाज यूटिलिटेरियन, नॉट फिलैंथ्रोपिक। तो चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। कलकत्ता मद्रासा किसने और कब एस्टैब्लिश किया था? याद रखने का कोई ट्रिक? वॉरेन हेस्टिंग्स 1781। देखो, वॉरेन से वॉर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन कोर्ट याद रखो। स्मार्ट। लॉ कोर्ट्स के लिए ही तो था। सिंपल। ब्रिलियंट। और संस्कृत कॉलेज? जॉनथन डंकन एट बनारस 1791। सोचो, बनारस हिंदू फिलॉसफी का गढ़ है, वहां ज्ञान का डंका बजता है। डंका से डंकन, नाइस वन। सो डंकन इन बनारस। फोर्ट विलियम कॉलेज का मेन पर्पस क्या था? ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स। ये याद रखना, इट वाज फॉर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, नॉट इंडियंस। राइट। तो इन तीनों इंस्टीट्यूशंस का कॉमन थीम क्या था? सप्लाइंग क्वालिफाइड इंडियंस टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन। एकदम क्लियर, नो कंफ्यूजन। लास्ट क्वेश्चन, मिशनरीज एजुकेशन क्यों स्प्रेड करना चाहते थे? उनका क्या एंगल था? उन्हें लगता था कि मॉडर्न एजुकेशन से इंडियंस अपने रिलीजन में फेथ खो देंगे एंड दे वुड टेक टू क्रिश्चियनिटी। ये उनका अंडरलाइंग मोटिव था। गॉट इट। तो टाइम फॉर अ प्रैक्टिस क्यू। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मद्रासा 1781, जॉनथन डंकन संस्कृत कॉलेज 1791, वेल्सली फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, कंपनी रूल के अंडर शुरुआती एजुकेशन सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए था। Okay, next up, topic name, A Humble Beginning by Charter Act of 1813. A very humble beginning. ये पहला लेजिस्लेटिव स्टेप था। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने पहली बार लर्नेड इंडियंस को इनकरेज करने और मॉडर्न साइंसेज को प्रमोट करने का प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट किया।
1,00,000 रुपए सैंक्शन हुए, बट एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि ये पेटी अमाउंट भी 1823 तक अवेलेबल ही नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ी बहस छिड़ गई थी बहस किस बात पर? कि पैसा खर्च कहाँ और कैसे करना है। सोचो, 10 साल तक बस कंट्रोवर्सी चलती रही, पैसा बैंक में पड़ा रहा। अनबिलीवेबल। तो इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या था? अचानक से कैसे आया? राजा राम मोहन रॉय जैसे एनलाइटेंड इंडियंस के एफर्ट्स रंग ला रहे थे। उनका प्रेशर था कि स्टेट को एजुकेशन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो कोर लॉजिक क्या था इस एक्ट का? लॉजिक ये था कि एक्ट ने कंपनी को 1,00,000 रुपीस एनुअली सैंक्शन करने का डायरेक्शन दिया। बट जैसा आपने कहा, फंड्स 1823 तक रिलीज नहीं हुए ड्यू टू कंट्रोवर्सी। हाँ, और इसी बीच राजा राममोहन रॉय जैसे लोगों के एफर्ट से कैलकाटा कॉलेज 1817 को ग्रांट मिली। यहाँ वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी। और गवर्नमेंट ने भी कुछ किया अपने लेवल पे। हाँ, उन्होंने कैलकाटा, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेजेस भी सेटअप किए। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था? भले ही पैसा लेट आया, इसने ऑफिशियली एजुकेशन को कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया। भले ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्लो था, पर ऑन पेपर इट वाज अ स्टार्ट। द कंक्लूजन इज ये एक हम्बल बिगिनिंग थी, जो इंटेंशन में आगे थी पर एक्शन में पीछे। परफेक्टली पुट। लेट्स डू क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। हाँ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था? सैंक्शनिंग 1 लाख रुपीज एनुअली फॉर एजुकेशन। ये अमाउंट याद रखना, 1 लाख। तो ये फंड इमीडिएटली यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। हम इस पे आगे बात करेंगे। राइट। इस एक्ट के पहले या इसके दौरान कोई इंपॉर्टेंट प्राइवेट इंडियन एफर्ट हुआ था? बिल्कुल। कैलकाटा कॉलेज इन 1817 सेट अप बाय एजुकेटेड बंगालीज। इस एफर्ट को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली। राजा राममोहन रॉय वाज अ की फिगर। और गवर्नमेंट ने इस दौरान ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए कुछ किया? हाँ, उन्होंने कैलकाटा, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेजेस भी खोले। सो एक तरह से अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट वाज गोइंग ऑन। तो 1813 एक्ट का मेन टेक अवे क्या है फॉर द एग्जाम? It incorporated the principle of state responsibility for education in India for the first time. The principle is key. Great. Let's do the practice cue. Pause and practice saying Charter Act 1813, 1,00,000 rupees, but delayed by controversy. And the mini recap. In short, the 1813 Act was the first step on paper, but its impact was delayed by internal debates. चलिए अब उस controversy की बात करते हैं. Topic name: Orientalist Anglicist controversy. The big debate. तो बेसिकली फंड तो आ गया 1813 में, लेकिन अगले 10-20 साल तक इस बात पर झगड़ा चलता रहा कि इसे यूज कैसे करें, राइट? Exactly. ये एक मतलब philosophical battle थी. एक तरफ थे Orientalists. कौन थे ये लोग? ये लोग कहते थे कि वेस्टर्न साइंसेस तो पढ़ाओ, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, बट उसे वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में पढ़ाओ। अच्छा। और उनका ये भी मानना था कि ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग, संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर को भी एनकरेज करना चाहिए। दे वांटेड अ ब्लेंड। सो दे वर नॉट अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, बस मीडियम और ट्रेडिशनल लर्निंग को लेकर उनका अलग व्यू था। करेक्ट। द कोर लॉजिक वाज प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड नॉलेज सिस्टम्स अलोंगसाइड वेस्टर्न साइंस। अब आते हैं दूसरी साइड पर, द एंग्लिसिस्ट्स। ये तो नाम से ही क्लियर है, इंग्लिश सपोर्टर्स। बिल्कुल। इनका आर्ग्यूमेंट था कि इंडियन लर्निंग ग्रेवली डिफेक्टिव है और अनहोली है। उनके हिसाब से सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न लर्निंग पर इंग्लिश मीडियम में खर्च होना चाहिए था। No Indian languages, no traditional knowledge. Wow, that's a very strong stance. It was. For them, the real world impact would be creating a class of Indians who were loyal to the British. तो the conclusion is, ये डिबेट बस लैंग्वेज या सब्जेक्ट का नहीं था। नहीं, it was about the very nature and purpose of education in colonial India. Should it build on India's past or completely replace it? Right. Cross questioning time. ओरिएंटलिस्ट का मेन आर्गुमेंट क्या था? In simple words. Promote both Western science and traditional Indian learning using vernacular languages. ये उनका core idea था. और एंग्लिसिस्ट का मेन आर्गुमेंट? Promote only Western learning through the medium of English, zero respect for Indian knowledge. इस कंट्रोवर्सी ने आखिरकार किस चीज को डिले किया? It delayed the utilization of the 1 lakh rupee fund from the 1813 Charter Act for over a decade. ओरिएंटलिस्ट्स में आमतौर पर कौन लोग आते थे? Usually the older, more established officials of the company, जो इंडिया में लंबा टाइम बिता चुके थे. और एंग्लिसिस्ट्स? The younger, more reform-minded generation. Or of course, missionaries. ठीक है, let's practice. Pause and practice saying, Orientalists wanted a blend of Indian and Western learning. Anglicists wanted only Western learning in English. Mini recap. In short, the Orientalist-Anglicist controversy was a battle for the soul of Indian education, paralyzing policy for years. और इस बैटल को फाइनली एक आदमी ने खत्म किया। टॉपिक? Name: Lord Macaulay's Minute, 1835. ये आगे गेम चेंजर। लॉर्ड मकॉलेज मिनट ने ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी को आग लगा दी। खत्म कर दिया। और फैसला हुआ एंग्लिसिस्ट के फेवर में। राइट। ओवरवेलमिंगली। मकॉले ने फेमसली कहा कि a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. That's a very arrogant statement. It is. और इसी से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को जन्म मिला। आइडिया था कुछ अपर क्लास इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाओ और वो नॉलेज मास तक फिल्टर डाउन करेंगे। Okay, तो let's break it down. Introduction. Macaulay's Minute of 1835 was the document that settled the Orientalist-Anglicist debate in favor of the Anglicists. और इसका बैकग्राउंड? The background was the ongoing stalemate over educational policy.
लॉर्ड विलियम बेंटिंग द गवर्नर जनरल वांटेड अ क्लियर डायरेक्शन। उसने मैकॉले को, जो लॉ मेंबर था काउंसिल का, इस इशू को देखने को कहा। कोर लॉजिक क्या था मैकॉले का? 1. लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इंग्लिश मीडियम के थ्रू वेस्टर्न साइंसेज एंड लिटरेचर पढ़ाने पर खर्च करने का फैसला। 2. मास एजुकेशन को पूरी तरह निग्लेक्ट किया गया। 3. एक ऐसी क्लास बनाने का प्लान जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट हो। बेसिकली क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स बिटवीन द रूलर्स एंड द मैसेस। एग्जैक्टली। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? यही सबसे आयरॉनिक है। मॉडर्न आइडियाज फिल्टर डाउन हुए बट नॉट एज द ब्रिटिश वांटेड। राइट। वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस और पैम्पलेट्स के थ्रू फिल्टर हुए जिसने नेशनलिज्म को स्टिमुलेट किया। They created the very class that would later challenge their empire. The conclusion is, Macaulay won the battle, but in the long run, his ideas had unintended revolutionary consequences. सही में? चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग। मकॉलेज मिनट का ईयर क्या था? 1835. इसको ऐसे याद रखो, 1857 रिवोल्ट से लगभग 20 साल पहले a new class was being created. गुड वन। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? Educate a small section of upper and middle classes, and they would act as interpreters and educate the masses. मकॉले का फेमस कोट क्या था अबाउट यूरोपियन लाइब्रेरीज? A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. इस मिनट के बाद गवर्नमेंट फंड्स किस टाइप की एजुकेशन पर फोकस करने लगे? Exclusively on Western learning through the English medium. और इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? It stimulated nationalism by spreading modern ideas of liberty and equality among the newly educated class. परफेक्ट। प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस सेइंग मकॉलेज मिनट 1835 इंग्लिश मीडियम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। Or mini recap? हाँ। In short, Macaulay's Minute established English medium elite education as the official policy. चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नेम एफर्ट्स ऑफ जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन, ये कौन थे? मकौले के बाद इनका रोल क्या था? ये एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट डेविएशन था मकॉली की पॉलिसी से। जेम्स थॉमसन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1843 से 1853 तक। Okay. उन्होंने गांव के लेवल पर एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया और इसका सबसे बड़ा डिफरेंस था मीडियम। Vernacular languages. बिल्कुल, ये पूरी तरह से स्थानीय भाषाओं में था। इसमें मेंसुरेशन और एग्रीकल्चर जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। Interesting. तो इसका पर्पस क्या था? मास एजुकेशन? नहीं, इसका पर्पस भी यूटिलिटेरियन था। गोल था रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए पर्सनल तैयार करना। बट द अप्रोच वाज डिफरेंट। तो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि इट वाज अ लोकलाइज्ड एक्सपेरिमेंट इन वर्नाक्युलर एजुकेशन। यस, बैकग्राउंड ये है कि इस टाइम पर मैकॉले की पॉलिसी डोमिनेंट थी, सो दिस वाज अ काउंटर करंट, हाउएवर स्मॉल। कोर लॉजिक? लॉजिक था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोअर लेवल्स के लिए लोकल लैंग्वेजेस में ट्रेंड लोग ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ही फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, हाउ टू मेजर फील्ड्स, हाउ टू कीप अकाउंट्स। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? वाज इट सक्सेसफुल? इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन इट्स लिमिटेड डोमेन। इसने प्रूव किया कि वर्नाक्युलर मीडियम में यूजफुल सेक्युलर एजुकेशन दी जा सकती है। The conclusion being that it was a practical, needs-based model that offered an alternative to Macaulay's top-down English-only approach. प्रिसाइसली, पर ये एक छोटा लोकलाइज्ड एफर्ट ही रहा। Experiment किस रीजन में था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। और इसका टाइम पीरियड? 1843 to 1853, just before the Woods Dispatch. इस सिस्टम का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? Vernacular languages. This is the key difference. और फोकस किन सब्जेक्ट्स पर था? Practical subjects like mensuration and agriculture. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस एजुकेशन सिस्टम का? To train personnel for the newly formed revenue and public works departments. एकदम utilitarian. ठीक है, let's get the practice cue. Pause and practice saying. James Thomson, vernacular education for administrative needs in northwestern provinces. Or mini recap. In short, James Thomson's effort was a small but significant experiment in practical, vernacular-based education. तो मकौले के बिग बैंग के बाद और थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बीच अब आती है एक बहुत बड़ी चीज। टॉपिक नेम वुड्स डिस्पैच 1854। Very big thing. इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों? क्योंकि ये इंडिया में एजुकेशन के स्प्रेड के लिए पहला कॉम्प्रहेंसिव प्लान था, एक पूरा ब्लूप्रिंट। अच्छा, इसने कम से कम पेपर पर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और मास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाली। वाओ, दैट्स अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम मकौले। इट वाज। और इसने एक पूरा हायरार्की सिस्टम बनाया, प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक। Let's break this down. Introduction. Wood's Dispatch of 1854, called the Magna Carta. Was the first comprehensive plan for education in India from primary to university level. इसका बैकग्राउंड क्या था? ऐसे प्लान की जरूरत क्यों पड़ी? पार्लियामेंट को रियलाइज हो रहा था कि कंपनी ने एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ाया है। तो जब 1853 में कंपनी का चार्टर रिन्यू हो रहा था, अ पार्लियामेंट्री कमिटी वाज फॉर्म्ड और उसकी रिकमेंडेशंस पर ये डिस्पैच तैयार हुआ। सर चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर लॉजिक क्या था? What were the key recommendations? बहुत सारी थी। नंबर 1, मास एजुकेशन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Downward filtration theory rejected. यस। नंबर 2, अ सिस्टमेटाइज्ड हायरार्की। नीचे वर्नाक्युलर प्राइमरी स्कूल्स, फिर डिस्ट्रिक्ट में एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस और सबसे ऊपर अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। Okay, a full structure. Medium of instruction. हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश, बट स्कूल लेवल पर वर्नाक्युलर्स को इनकरेज करना। इट वाज अ बैलेंस्ड अप्रोच। और कुछ? हाँ, फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन पे स्ट्रेस,
सेक्युलर एजुकेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्रांट सिनेड सिस्टम टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइज इन एजुकेशन। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? बहुत बड़ा। 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज सेटअप हुई। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाए गए इन एवरी प्रोविंस। बेजून स्कूल 1849 फॉर वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट मिला। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। बिल्कुल। फॉर द नेक्स्ट 50 years इस डिस्पैच ने ही पॉलिसी को गाइड किया। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जिसने एक पूरे एजुकेशनल सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का क्या किया? रिप्यूडिएटेड इट, एटलीस्ट ऑन पेपर। मास एजुकेशन को गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनाया। इस डिस्पैच की रिकमेंडेशन पर कौन सी 3 यूनिवर्सिटी सेटअप हुई और कब? Calcutta, Bombay and Madras in 1857, the year of the revolt. स्कूल लेवल पर इसने किस मीडियम को इंकरेज किया? Vernacular languages, while English was for higher education. प्राइवेट एफर्ट्स को इंकरेज करने के लिए इसने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? The grants and aid system. ग्रेट। प्रैक्टिस टाइम। पॉज एंड प्रैक्टिसिंग। वुड्स डिस्पैच 1854, मैग्ना कार्टा, हायरार्की फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। Many recap for this one. In short, Wood's dispatch created the first comprehensive blueprint for a structured education system in India. तो आगे बढ़ते हैं। वुड्स डिस्पैच के बाद टॉपिक नेम डेवलपमेंट आफ्टर वुड्स डिस्पैच। हाँ, तो Wood's dispatch के बाद अगले कुछ डेकेड्स में एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, लेकिन काफी अनइवनली। मतलब यूनिवर्सिटीज तो खुल गईं, बट जैसा अक्सर होता है, उन्होंने सारा अटेंशन और फंडिंग ले लिया। मैथ एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन, फिर से पीछे रह गई। तो यही इसका इंट्रोडक्शन है। द पोस्ट डिस्पैच एरा सॉ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन बट नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन। करेक्ट। इसका बैकग्राउंड ये था कि यूरोपियन मिशनरीज और प्राइवेट इंडियन इंडिविजुअल्स ने काफी स्कूल्स और कॉलेजेस खोले, ग्रांट्स एंड एड सिस्टम का फायदा उठाते हुए। कोर लॉजिक ऑफ दिस फेज। The logic was, well, there was no single logic. It was more about momentum. The system set up by the dispatch started running, but the government's focus remained on higher education, क्योंकि वहां से उन्हें अपने clerks मिल रहे थे। The utilitarian motive was still there. हमेशा। The real world impact was a growing gap between the educated elite and the illiterate masses. Illiteracy rate high ही रहा। तो कंक्लूजन ये है कि द स्पिरिट ऑफ वुड्स डिस्पैच रिगार्डिंग मास एजुकेशन वाज लॉस्ट इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। बिल्कुल। पेपर पर मास एजुकेशन, रियलिटी में elite education, क्विक क्वेश्चंस। वुड्स डिस्पैच के बाद किस लेवल की एजुकेशन सबसे तेजी से एक्सपैंड हुई higher education, colleges and universities, और कौन सा लेवल निग्लेक्ट हुआ? primary and mass education। इस एक्सपेंशन में प्राइवेट प्लेयर्स का क्या रोल था? उन्होंने ग्रांट्स एंड एड सिस्टम का यूज करके बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खोले। गवर्नमेंट का फोकस हायर एजुकेशन पर क्यों बना रहा? उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एजुकेटेड क्लर्क्स की जरूरत थी जो कॉलेजेस से मिलते थे। तो इस फेज की मेन प्रॉब्लम क्या थी? The implementation did not match the policy on paper, especially for mass education. Got it. Practice cue. Pause and practice saying. Post Woods dispatch. Higher education boomed. Mass education was neglected. And mini recap, in short. In fact. In the decades after Wood's dispatch, the system grew, but the original goal of mass education was largely forgotten. और इसी निग्लेक्ट को एड्रेस करने के लिए आई थिंक अगला कमीशन आया। टॉपिक नेम हंटर कमीशन 1882-83। Exactly. लगभग 30 साल बाद 1882 में हंटर कमीशन को आना पड़ा, W. हंटर के चेयरमैनशिप में। उनका काम क्या था? उनका काम यही देखना था कि 1854 के डिस्पैच के बाद क्या प्रोग्रेस हुआ है, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में। नोट करना, यूनिवर्सिटीज उनके स्कोप से बाहर थीं। So a specific focus on school education. Yes, the introduction is that the Hunter Commission was appointed to review the progress of education since Wood's dispatch, focusing on primary and secondary levels. Background. The background was the growing criticism that mass education was being ignored. Lord Ripon, जो एक liberal viceroy थे, उन्होंने इस कमीशन को अपॉइंट किया। उन्होंने क्या पाया? What was the core logic of their recommendations? उन्होंने साफ कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को पूरी तरह से निग्लेक्ट किया गया है। तो उनकी रिकमेंडेशंस आई। पहली, प्राइमरी एजुकेशन को लोकल, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स को सौंप दो। Decentralization. हाँ, स्टेट को फंडिंग और इंस्पेक्शन तक लिमिटेड रखो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने हाई स्कूल के लिए 2 स्ट्रीम्स का सुझाव दिया। 2 streams. एक लिटरेरी स्ट्रीम जो यूनिवर्सिटी जाती है, और दूसरी वोकेशनल स्ट्रीम जो कमर्शियल करियर्स के लिए है। ये तो काफी हद तक आज के सिस्टम जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एकेडमिक वर्सेस वोकेशनल का आइडिया वहीं से आया। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को स्कूल एजुकेशन में ज्यादा रोल मिलना चाहिए। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? अगले 2 डेकेड्स तक इसकी रिकमेंडेशंस ने काफी प्रोग्रेस किया। सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन में एक नया एक्सपेंशन फेज शुरू हुआ। So the conclusion is that the Hunter Commission successfully drew attention back to school education and introduced key structural reforms. Yes, it did. चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। हंटर कमीशन कब अपॉइंट हुई? 1882, 83. इसका मेन फोकस किस लेवल ऑफ एजुकेशन पर था? Primary and secondary education, not universities. प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देने की सिफारिश की? Newly established local district and municipal boards. हाई स्कूल लेवल पर कौन सी 2 स्ट्रीम सजेस्ट की गई? Literary for university and vocational for commercial careers. इस कमीशन को किस वाइसरॉय ने अपॉइंट किया था? Lord Ripon, the liberal one. Great. Practice time. Pause and practice saying. Hunter Commission, 1882, focus on primary education,
suggested 2 streams for high school. Mini recap. In short, the Hunter Commission tried to fix the neglect of school education by suggesting decentralization and diversification. लेकिन इस बीच 20th century आते-आते पॉलिटिकल माहौल भी बदल रहा था और यूनिवर्सिटीज शक की नजर से देखी जाने लगी थीं। Which brings us to our next topic. Topic name, Indian Universities Act 1904. करेक्ट। लॉर्ड कर्जन के टाइम तक अंग्रेजों को लगने लगा था कि यूनिवर्सिटीज पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज पैदा करने वाली फैक्ट्रीज बन गई हैं। Oh, so they were becoming centers of nationalism. एग्जैक्टली इसीलिए वो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाए। ऑफिशियली ये क्वालिटी सुधारने के लिए था। लेकिन असली मकसद? असली मकसद यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाना था। प्योर एंड सिंपल। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि it was a move to increase government control over universities under the guise of quality reform. परफेक्ट। बैकग्राउंड ये था कि नेशनलिज्म वाज ऑन द राइज एंड यूनिवर्सिटीज वर सीन एज हॉटबेड्स ऑफ डिसेंट। कर्जन वांटेड टू टाइटन द लीश। इसके core provisions क्या थे? How did they increase control? एक, उन्होंने यूनिवर्सिटीज को स्टडी और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देने को कहा। ये तो अच्छी बात थी। लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी सेनेट्स यानी गवर्निंग बॉडीज में गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी। फेलोज का टर्म 5 साल कर दिया। मतलब गवर्नमेंट के लोग ज्यादा हो गए? हाँ, और सरकार को उनके रेगुलेशंस को वीटो करने की पावर मिल गई। अफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस को भी स्ट्रिक्टर बना दिया। बेसिकली हर लेवल पर कंट्रोल बढ़ा दिया। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसने यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसा बना दिया। ऑटोनॉमी खत्म हो गई। नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसका सख्त विरोध किया। फॉर एग्जाम्पल? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे एक रेट्रोग्रेड मेजर यानी पिछड़ेपन की तरफ ले जाने वाला कदम कहा। So the conclusion is, this was a political move disguised as an educational reform. बिल्कुल, ये उस आजाद सोच को दबाने की कोशिश थी जो यूनिवर्सिटीज में पनप रही थी। Cross questioning. Indian Universities Act कब पास हुआ? 1904 अंडर लॉर्ड कर्जन। इस एक्ट का ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च। और इसका रियल अंडरलाइंग मोटिव क्या था? टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज एंड कर्ब ग्रोइंग नेशनलिज्म। कंट्रोल बढ़ाने का एक तरीका क्या था? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द यूनिवर्सिटी सेनेट्स। नेशनलिस्ट लीडर्स ने इस एक्ट को कैसे देखा? They saw it as an attempt to stifle independence and called it a retrograde measure. Okay, practice cue time. Pause and practice saying. Indian Universities Act 1904. Lord Curzon's attempt to control universities. Mini recap. In short, the 1904 Act was a political tool to tighten government control over universities, which were becoming centers of nationalism. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्जन के कंट्रोल अटेम्प्ट के बाद एक रेजोल्यूशन आया। टॉपिक नेम? Resolution on Education Policy 1913. हाँ, 1913 में गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। इस टाइम तक गोखले जैसे लीडर्स प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी बनाने के लिए प्रेशर डाल रहे थे। तो क्या गवर्नमेंट मान गई? नहीं, उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ओह, लेकिन उन्होंने इलिटरेसी को हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और उन्होंने प्राइवेट एफर्ट्स को एनकरेज करने की बात की और ये भी रेकमेंड किया कि हर प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाए। So it was a mixed bag. The introduction is that this 1913 resolution was a response to the growing demand for compulsory education. Yes. Background था Gokhale's legislative efforts to make primary education compulsory. Core logic. गवर्नमेंट ने एक मिडिल पाथ लिया। कंपलसरी एजुकेशन को रिजेक्ट किया बट एक्सेप्टेड द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्बैट इलिटरेसी। उनका फोकस था एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सपैंड और इंप्रूव करने पर रादर देन अ रैडिकल चेंज। Real world impact. इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड था क्योंकि जल्द ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और एजुकेशन के लिए फंड्स डाइवर्ट हो गए। सो द रेजोल्यूशन रिमेन्ड मोस्टली ऑन पेपर। द कंक्लूजन इज इट वाज अ हाफ-हार्टेड measure that acknowledged the problem of illiteracy but refused to take the bold step of making education compulsory. Exactly. A classic bureaucratic response. Cross questions. 1913 resolution का immediate context क्या था? The demand by nationalist leaders like G.K. Gokhale for free and compulsory primary education. गवर्नमेंट ने इस डिमांड पर क्या स्टैंड लिया? They rejected the demand for compulsory education but accepted the responsibility to reduce illiteracy. हर प्रोविंस के लिए उन्होंने क्या रेकमेंड किया? To establish a university in each province. इस रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाया? Mainly due to the outbreak of the First World War in 1914, which led to a diversion of funds. तो इस रेजोल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? A statement of intent rather than a concrete plan of action. ठीक है, let's do the practice. Pause and practice saying. 1913 resolution rejected compulsory education but accepted responsibility to fight illiteracy. Mini recap. In short, the 1913 resolution was a symbolic gesture that failed to translate into significant action due to the First World War. World War I के बाद एक और बड़ा कमीशन आया। टॉपिक नेम सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19। हाँ, सैडलर कमीशन। इसका फोकस टेक्निकली सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स पर था। सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी? हाँ, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स ऐसी थीं कि उसकी रिकमेंडेशंस पूरे देश के लिए रेलेवेंट हो गईं। इंटरेस्टिंग। तो इंट्रोडक्शन क्या है? The Sadler Commission was appointed to study the problems of Calcutta University, but its recommendations had a far-reaching impact on university education across India. बैकग्राउंड क्या था इसका?
कैलकाटा यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत थी? इट वॉज ओवरबर्डन्ड। बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड थे, क्वालिटी गिर रही थी, द सिस्टम वॉज अबाउट टू कोलैप्स। तो उनकी कोर रिकमेंडेशंस क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात कही, आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन को तब तक नहीं सुधार सकते जब तक आप सेकेंडरी एजुकेशन को ना सुधारें। दैट मेक्स सेंस। दूसरा, स्कूल कोर्स 12 साल का होना चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाएं। तो 10+2 सिस्टम का आइडिया यहाँ से आया। एग्जैक्टली उन्होंने 12 साल की स्कूलिंग के बाद 2 साल का इंटरमीडिएट स्टेज और फिर 3 साल की डिग्री का स्ट्रक्चर सुझाया। सो स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सिटी से अलग किया। और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज को सेंट्रलाइज्ड रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनमस बॉडीज बनना चाहिए, ना कि सिर्फ एग्जाम लेने वाली बॉडीज। फीमेल एजुकेशन, अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? बहुत बड़ा। 1916 से 1921 के बीच मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया जैसी 7 नई यूनिवर्सिटीज खुल गईं इसी मॉडल पर। Conclusion. The Sadler Commission's report is a landmark in the history of Indian education, shaping the structure of our modern 10+2+3 system. एब्सोल्युटली। चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। सैडलर कमीशन का ओरिजिनल फोकस क्या था? द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। उनकी सबसे फंडामेंटल रिकमेंडेशन क्या थी? That improvement of secondary education is a necessary precondition for university reform. उन्होंने स्कूल कोर्स कितने साल का रेकमेंड किया? 12 years, our 10+2 system is derived from this. डिग्री कोर्स कितने साल का होना चाहिए था आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज? 3 years, the 10+2+3 structure. इस कमीशन के बाद क्या बड़ा चेंज आया यूनिवर्सिटी लैंडस्केप में? Many new universities were set up on the model of residential teaching universities, not just affiliating ones. Practice time. Pause and practice saying. Sadler Commission, 1917. University reform requires school reform. Proposed the 10+2+3 structure. Mini recap. In short, the Sadler Commission modernized the structure of Indian secondary and higher education. Sadler के बाद Deferred reforms of 1919, education को एक provincial subject बना दिया गया और इंडियन मिनिस्टर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन एक कैच था। बिल्कुल, फाइनेंशियल कंट्रोल यानी पैसा अभी भी ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में था। तो इंडियन मिनिस्टर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट पावर नहीं। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन ये है कि अंडर डायरकी एजुकेशन बिकेम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट अंडर इंडियन मिनिस्टर्स बट विद लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स। बैकग्राउंड क्या था? The Government of India Act 1919, which introduced a dual government system in the provinces. इसका कोर लॉजिक या इलॉजिक क्या था? The logic, from the British perspective, was to give Indians a semblance of control without giving them real power. Indian ministers wanted to expand education, but they were always short of funds. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। Despite the financial constraints, कुछ progress हुआ. Compulsory primary education acts passed away in many provinces, but the overall expansion was hampered by lack of funds. कंक्लूजन। Diarchy created a frustrating situation where Indian ministers had the will to improve education but lacked the means. इट इज अ फ्लॉड सिस्टम बाय डिजाइन। Let's do some questions. Under which act did education become a provincial subject? द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस सिस्टम को क्या कहते थे? डायाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट इंडियन मिनिस्टर्स को ट्रांसफर हुआ लेकिन उनके पास क्या नहीं था? Financial control. The purse strings were held by the British. इस सिस्टम का एजुकेशन पर क्या असर हुआ? Expansion efforts were severely hampered due to lack of funds. इसके बावजूद प्रोविंसेस ने क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लिया? Many passed compulsory primary education acts. ओके, प्रैक्टिस क्यू, पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग एजुकेशन अंडर डायरकी, responsibility with Indian ministers but no financial power. Mini recap. In short, under diarchy, the promise of Indian control over education was undermined by a lack of financial autonomy. तो इस स्लो प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी आई। टॉपिक नेम? Hartog Committee 1929. हाँ, 1929 में हार्टॉक कमेटी आई। इसने एक बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्ट दी। इसने एजुकेशन के एक्सपेंशन पर सवाल नहीं उठाया बट क्वालिटी पर उठाया। अच्छा, so focus shifted from quantity to quality? Yes. Introduction ये है कि the Hartog Committee was appointed to review the state of education and it highlighted the problem of quality over quantity. इसका बैकग्राउंड क्या था? The Simon Commission, जो constitutional reforms के लिए आई थी, उसने इस auxiliary committee को अपॉइंट किया था। उनकी मेन फाइंडिंग्स क्या थी? व्हाट वाज द कोर लॉजिक? उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में 2 बड़ी समस्याएं बताई, वेस्टेज और स्टैग्नेशन। वेस्टेज और स्टैग्नेशन। ये क्या है? वेस्टेज का मतलब था कि बच्चे अपना कोर्स पूरा करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते थे, द ड्रॉप आउट प्रॉब्लम। इससे उन पर खर्च हुआ पैसा और समय बर्बाद हो जाता था। ओके, ड्रॉप आउट्स। और स्टैग्नेशन? स्टैग्नेशन का मतलब था कि एक ही बच्चा एक ही क्लास में 1 साल से ज्यादा रहता था, मतलब फेल हो जाता था। गॉट इट। कमेटी ने कहा कि सिर्फ स्कूल खोलने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, करिकुलम और इंस्पेक्शन पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने मास एजुकेशन से ज्यादा डिजर्विंग स्टूडेंट्स की हाई स्कूल एजुकेशन पर फोकस करने को कहा। That sounds a bit elitist. It was. The real world impact was a shift in policy towards consolidation rather than expansion. So the conclusion is, the Hartog Committee's report was a major critique of the educational system's quality, but its recommendations were seen as conservative. Correct. Cross-questioning. Hartog Committee कब आई? 1929. इसने किन 2 मेन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया प्राइमरी एजुकेशन में? Wastage and stagnation. वेस्टेज का क्या मतलब है?
Students dropping out of school before completing their course. और स्टैग्नेशन का A student remaining in the same class for more than 1 year. कमिटी का मेन रिकमेंडेशन क्या था? Focus on quality and And on the education of deserving students at the high school level rather than indiscriminate mass education. ठीक है. Let's practice. Pause in practice saying Hartog Committee 1929 highlighted wastage and stagnation in primary education. Mini recap. In short, the Hartog Committee shifted the focus from quantity to quality in education, but its approach was seen as cautious. तो एक तरफ ब्रिटिश सिस्टम की ये कमियां सामने आ रही थी और दूसरी तरफ इंडियन लीडर्स इसके बारे में क्या सोच रहे थे? उनके पास कोई अपना विजन था? बिल्कुल था. और वो विजन 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के आने के बाद सामने आया. टॉपिक नेम वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937. अब आती है नेशनलिस्ट एंट्री। ये कांग्रेस का प्लान था जो गांधी जी के आइडियाज पर बेस्ड था। इसका कोर प्रिंसिपल था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। हाँ, गांधी जी का मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन ने एजुकेटेड लोगों और आम जनता के बीच एक गल्फ यानी खाई बना दी है। तो उनकी स्कीम क्या थी? इस स्कीम में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 7 से 14 साल, एक बेसिक हैंडीक्राफ्ट जैसे स्पिनिंग, कार्पेंट्री के जरिए देने की बात थी, और वो भी मदर टंग में। Wow, that's completely different. So the introduction is The Wardha scheme was a nationalist plan for education based on Gandhi's idea of learning through a productive craft. इसे नई तालीम भी कहते हैं। इसका बैकग्राउंड? गांधी जी ने हरिजन में इस पर आर्टिकल्स लिखे थे, जिसके बाद 1937 में वार्धा में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन की चेयरमैनशिप में एक कमेटी ने इसका डिटेल प्लान बनाया। What was the core logic? पहला, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, बच्चा काम करते करते सीखेगा। दूसरा, एजुकेशन शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग टू सम एक्सटेंट, जो क्राफ्ट से चीजें बनेंगी उन्हें बेचकर स्कूल का खर्च निकलेगा। और तीसरा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होगा, इंग्लिश नहीं, और इसका गोल था एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और नॉन वायलेंट सोसाइटी बनाना। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? अफसोस, ये आइडिया ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर II एंड द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1939। But the conclusion is that it remains a landmark as a truly Indian child-centered vision for education. बिल्कुल, इट वॉज अ रेडिकल ऑल्टरनेटिव टू द ब्रिटिश मॉडल। क्रॉस क्वेश्चनिंग। वर्धा स्कीम का दूसरा नाम क्या था? नई तालीम, ये याद रखना। इसके पीछे मेन प्रिंसिपल क्या था? लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, एजुकेटिंग द चाइल्ड थ्रू अ प्रोडक्टिव क्राफ्ट। इस स्कीम का डिटेल प्लान किस कमिटी ने बनाया था? द जाकिर हुसैन कमेटी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या प्रपोज किया गया था? द मदर टंग। ये स्कीम इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई? Due to the start of World War II and the resignation of Congress ministries in 1939. Okay. Practice time. Practice saying Varda scheme 1937. Nai talim learning through activity. Mini recap. In short, Warda scheme was a nationalist, child-centered plan based on learning through a productive craft in the mother tongue. World War II के दौरान ब्रिटिश ने एक आखिरी प्लान पेश किया। टॉपिक नेम Sargent Plan of Education, 1944. हाँ, ये ब्रिटिश इंडिया का आखिरी बड़ा एजुकेशनल प्लान था। सर जॉन सार्जेंट जो एजुकेशनल एडवाइजर थे उन्होंने इसे बनाया। इससे पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान भी कहते हैं, राइट? करेक्ट। इसका एम था इंडिया में 40 साल के अंदर इंग्लैंड जैसा एजुकेशनल स्टैंडर्ड अचीव करना। 40 साल। That's a long time. इट इज। सो इंट्रोडक्शन ये है कि द सार्जेंट प्लान वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एजुकेशन इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 40 years. Background. The war was ending, and the British knew they would have to address India's future. This was their blueprint for post-war reconstruction in education. What was the core logic? इसके provisions क्या थे? It was very comprehensive. इसने pre-primary education for 3-6-year-olds की बात की, free, universal and compulsory education for 6 to 11-year-olds, high school education for selected children और 3-year degree course. तो इसने पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया। हाँ, इसने टेक्निकल, कमर्शियल और आर्ट एजुकेशन पर भी जोर दिया। टीचर्स की ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, सब कुछ था। इट वॉज अ वेरी डिटेल प्लान। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि 40 साल बहुत लंबा टाइम है। दे वांटेड फास्टर प्रोग्रेस। द प्लान वाज नेवर रियली इम्प्लीमेंटेड बिकॉज इंडिपेंडेंस वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। द कंक्लूजन इज इट वाज अ वेल थॉट आउट बट टू लिटिल टू लेट प्लान that was unrealistic in its timeline for a soon-to-be independent nation. Yes, the 40-year timeline was its biggest flaw. Cross-questioning. Sargent Plan कब आया? 1944. इसका मेन एम क्या था? To achieve the English standard of education in India within 40 years. इसने किस एज ग्रुप के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रपोज की? 6 to 11 years age group. इस प्लान की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म क्या थी? The 40-year timeline, which was seen as too long. क्या ये प्लान इंप्लीमेंट हुआ? No, because India's independence was imminent. Okay, let's do the practice. Pause and practice saying Sargent Plan 1944, a 40-year plan for education, but too little, too late. Mini recap. In short, the Sargent Plan was the last British blueprint for Indian education. Ambitious in scope, but unrealistic in its timeline. चलिए अब देखते हैं एक स्पेसिफिक एरिया को। टॉपिक नेम डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये एक ऐसी फील्ड है जिसे ब्रिटिश ने डिलिबरेटली निग्लेक्ट किया। डिलिबरेटली क्यों? क्योंकि वो इंडिया को एक इंडस्ट्रियल कंपेटिटर नहीं बनाना चाहते थे। They wanted India to be a market for their finished goods and a supplier of raw materials. Makes sense from their perspective.
So the introduction is that technical education was systematically neglected. यस बैकग्राउंड ये है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनाया गया। जो कुछ हुआ वो उनकी अपनी जरूरतों के लिए था। और लॉजिक क्या था इस डेवलपमेंट या लैक ऑफ डेवलपमेंट का? देखो, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में 1847 में खुला। क्यों? टू ट्रेन पर्सनल फॉर द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उन्हें कैनाल्स और रोड्स बनाने थे। यूटिलिटेरियन अगेन? ऑलवेज। कैलकाटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1856 में, पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1858 में, सब पीडब्ल्यूडी के लिए। कर्जन ने एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट किया, पूसा में इंस्टीट्यूट खोला। लेकिन ये सब आइसोलेटेड एफर्ट्स थे। बिल्कुल। देयर वाज नो ओवरआर्चिंग पॉलिसी टू क्रिएट अ स्किल्ड इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स फॉर इंडिया। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? जब इंडिया आजाद हुआ, we had a severe shortage of technically skilled manpower, which was a huge handicap for industrial development. कंक्लूजन? The neglect of technical education was a direct consequence of British colonial economic policy. सही बात है। Cross questions. इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ और कब खुला? रुड़की 1847. इन कॉलेजेस का प्राइमरी पर्पस क्या था? To supply engineers for the public works department. ब्रिटिश ने टेक्निकल एजुकेशन को सिस्टमैटिकली नेग्लेक्ट क्यों किया? To prevent India from becoming an industrial competitor. लॉर्ड कर्जन ने किस एरिया ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में थोड़ा इंटरेस्ट लिया? Agriculture. The institute at Pusa was a result of that. आजादी के टाइम इस नेग्लेक्ट का क्या परिणाम हुआ? A severe shortage of skilled technical manpower. Okay, practice Q. Pause and practice saying technical education was neglected to serve British economic interests. Mini recap. In short, the British developed technical education only to meet their immediate administrative needs, not for India's industrialization. तो अब हम इस सफर के अंत में आते हैं। 150 साल से ज्यादा की अंग्रेजी हुकूमत, इतने सारे प्लान्स, टॉपिक नेम, Evaluation of British policy on education. द फाइनल रिपोर्ट कार्ड। तो आखिर में ब्रिटिश पॉलिसी का फाइनल रिपोर्ट कार्ड कैसा था? क्या वो सच में इंडिया को एजुकेट करना चाहते थे? सोर्सेस साफ कहते हैं उनके मोटिव्स फिलैंथ्रोपिक, जन कल्याण से ज्यादा कलोनियल इंटरेस्ट से गाइडेड थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें एक चीप सप्लाई ऑफ एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थी सबऑर्डिनेट पोस्ट्स के लिए, और 1844 के बाद तो इंग्लिश की नॉलेज गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जरूरी कर दी गई। तो चलो इसके कोर लॉजिक को ब्रेक डाउन करते हैं। मोटिव्स क्या थे? Number 1, cheap supply of clerks. An Indian clerk was far cheaper than a British one. Number 2, expand market for British goods. An educated Indian would, they hoped, develop a taste for British products. और नंबर 3, Create a loyal class. मैकॉले ने साफ कहा था, a class of people who would support British rule. और इस पॉलिसी के नेगेटिव आउटकम्स क्या रहे? सबसे बड़ा ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग सिस्टम का डिक्लाइन। दूसरा, मास एजुकेशन का कंप्लीट निग्लेक्ट लीडिंग टू वाइड स्प्रेड इलिटरेसी 92% इन 1921। और एजुकेशन अपर और रिचर क्लासेस की मोनोपोली बन गई। इसने एक नया सोशल डिवाइड क्रिएट किया। विमेंस एजुकेशन का टोटल निग्लेक्ट, और जैसा हमने अभी डिस्कस किया, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन का सिवियर निग्लेक्ट। बाय 1857 सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज था। So the conclusion is devastating. The policy was designed to serve the empire, and in doing so, it crippled India's educational and industrial potential. It's a sad but accurate summary. Final cross questioning. ब्रिटिश पॉलिसी का ड्राइविंग फोर्स फिलैंथ्रोपी था या कुछ और? Colonial self-interest, clear and simple. 1844 में ऐसा क्या हुआ जिसने ट्रेडिशनल लर्निंग को और कमजोर किया? It was declared that applicants for government employment should possess knowledge of English. मैस एजुकेशन का निगलेक्ट करके उन्होंने कौन सी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट की? It created a huge gulf between the small educated elite and the illiterate masses. विमेंस एजुकेशन पर उनका क्या स्टैंड था? It was almost completely neglected, with very little government funding or initiative. ओवरऑल इस पॉलिसी का मेन गोल क्या था? To strengthen British rule, not to empower the Indian people. ओके, फाइनल प्रैक्टिस क्यू, पॉज एंड प्रैक्टिस सिंग। ब्रिटिश पॉलिसी इवैल्यूएशन, मोटिव, colonial interest, outcome, mass illiteracy. Mini recap. In short, British education policy was designed to strengthen their rule, which resulted in the neglect of mass, female and technical education. वाओ, क्या सफर था दोस्त। हमने देखा कैसे ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी नो इंटरेस्ट से सेल्फ इंटरेस्ट तक इवॉल्व हुई। द एंटायर जर्नी इज फैसिनेटिंग, है ना? बिल्कुल। The broad theme was the evolution of British educational policy in India. और हमने देखा कि हर कदम के पीछे एक strategic colonial motive था। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। Let's do it. पॉइंट 1, हमने कंपनी रूल के यूटिलिटेरियन अप्रोच से शुरू किया, जहां इंस्टीट्यूशंस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे। Point 2, फिर आया मौकौले का फेमस मिनट, जिसने इंग्लिश को किंग बना दिया और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की। पॉइंट 3, वुड्स डिस्पैच 1854 ने एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, बट मास एजुकेशन फिर भी निगलेक्ट हुआ। Point 4, हंटर, सैबलर, हार्टोग जैसे कमीशंस ने प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिव्यू किया, लेकिन असली बदलाव लिमिटेड थे। पॉइंट 5, और आखिर में हमने साफ देखा कि पूरी पॉलिसी का कोर मोटिव था कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करना, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड इलिटरेसी हुई। अब आपकी बारी, थोड़ा सोचो और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो। 1, मैकॉलेज मिनट का मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? 1 मिनट में समझा सकते हो? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करोगे? वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? 2 सॉलिड रीजंस बताओ। हार्टॉग कमेटी ने वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन से क्या समझाया था? गांधी जी की वार्धा स्कीम ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल से कैसे अलग थी? एंड 6, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के 3 सबसे बड़े नेगेटिव आउटकम्स क्या थे? आपका आज का चैलेंज,
एक टाइमलाइन बनाओ फ्रॉम द कैलकाटा मद्रासा 1781 टू द सार्जेंट प्लान 1944। हर इवेंट के आगे सिर्फ एक कीवर्ड लिखो जो उसकी आत्मा को कैप्चर करे। जैसे मैं कॉलेज मिनट 1835 इंग्लिश एलीट। अपनी टाइमलाइन कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। लेट्स सी हु मेक्स द बेस्ट वन। It's a great exercise for revision. अगर ये इन-डेप्थ एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ अगला कौन सा टॉपिक हम अनपैक करें, और अपने सभी क्यूरियस दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगली बार एक और गहरी पड़ताल के साथ। कीप लर्निंग। इमेजिन करो